तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। सरकारी नौकरी युवाओं का एक बड़ा सपना होता है, लेकिन समय पर यह सपना पूरा नहीं होता तो युवाओं में निराशा छाने लगती है। इस सपने के पूरा न होने के चलते कई सारी परेशानियां होती हैं और इस सपने के पूरा न होने के कई कारण हैं, जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए समय पर रिक्तियां ना निकालना, भर्ती प्रक्रिया में देरी होना, पेपर रद्द हो जाना, भर्ती प्रक्रिया में धांधली होना। इन दिक्कतों के चलते देश के युवाओं में सिस्टम और सरकारों के प्रति नाराजगी देखने को मिलती है। हरियाणा प्रदेश भी इन दिक्कतों से अछूता नहीं रहा है, जिसको देखते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव किया है, जिस पर सवाल आपका आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आपको बताते हैं वो नियम जो मनोहर सरकार ने बदले हैं, वो एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए जॉब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। पोर्टल का नाम वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। ग्रुप सी और डी गैर राजपत्रित गैर शैक्षणिक पदों के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल पर आवेदन फीस सामान्य के लिए 500 रुपए, आरक्षित के लिए 250 रुपए। उम्मीदवारों को सिर्फ एक बार यह फीस भरनी होगी। 12 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थी को यूनिक आईडी नंबर मिलेगा। ये पोर्टल परिवार पहचान पत्र से जुड़ा रहेगा। परिवार पहचान पत्र के जरिए अभ्यर्थी की पूरी जानकारी अपलोड होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी पास करना जरूरी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस परीक्षा का आयोजन करेगा। सीईटी की बात कर रहा हूं। सीईटी परीक्षा का स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। ग्रुप डी के पदों पर सीईटी स्कोर के आधार पर चयन होगा। इसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक पहलू और अनुभव भी इसमें आधार होंगे। ग्रुप डी के लिए सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज 10% होगा। ग्रुप सी के लिए सीईटी स्कोर के साथ डिपार्टमेंटल परीक्षा जरूरी और ग्रुप सी के लिए सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया 5% होगा। ये तमाम वो नियम हैं जो सरकार की तरफ से सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए बताए गए हैं, बनाए गए हैं। इन पर आज हम चर्चा करेंगे। इन नियमों के आधार पर कुछ सवाल बनते हैं। सवाल क्या है कि करके सवाल वो दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। सवाल जरा एक बार दिखाते हैं। मनोहर, दूरदर्शिता की बात हम कर रहे हैं। पंजीकरण की अनिवार्यता क्या बेरोजगारों को यह स्वीकार होगा? बहुत बड़ा सवाल है। पंजीकरण करना क्यों जरूरी हो गया? सरकार की दूरदर्शिता, क्या इससे भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी आएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है जो बातें आज हम कर रहे हैं। सीईटी परीक्षा पास करना जरूरी, क्या आवेदकों के लिए मजबूरी होगा या फिर आवेदक इसको सामान्य तौर पर लेंगे? ये भी अहम सवाल है। और चयन प्रक्रिया में चेंज जो किया गया, अब क्या इससे फर्जी गैंग बच नहीं पाएंगे? इस पर भी हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान आज इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। लेकिन जिस तरीके से सरकारी नौकरी एक सपना किसी युवा के लिए होती है और समय पर अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है, समय निकल जाता है, तो फिर उसको निराशा हाथ लगती है। अब इस निराशा को दूर करने के लिए कई बार ऐसे कड़े नियम बनाए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं, जिन बदलाव के चलते यह कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी इससे आएगी। अब इसी तरीके की बात मनोहर सरकार भी करती है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष क्या सोचता है और सरकार क्या सोचती है, यह चर्चा का विषय है। और इसके साथ साथ आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपका अपना कार्यक्रम है। देखिए, मैं लगातार एक बात कहता हूं, सवाल आपका अपना कार्यक्रम है, आपका अपना मंच है। इस मंच के जरिए आप जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं, सत्ता पक्ष से, विपक्ष से, या जो भी प्रतिनिधि हमारे साथ होते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। आज की चर्चा का विषय अहम इसलिए है क्योंकि ये युवाओं के रोजगार से जुड़ा है और युवा क्या चाहता है, युवा क्या सोचता है, ये युवा ही बता सकता है। इसलिए जो युवा जो नौकरियां प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी नौकरियों के लिए जिन्होंने आवेदन किया है और जो अब नई प्रक्रिया के तहत आवेदन करेंगे, उन्हें यह सारा सिस्टम कैसा लगता है, इस पर वो बात कर सकते हैं। मेरे साथ अभी आनंद बयानी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं, और भारतीय जनता पार्टी से भी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बयानी साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आनंद बयानी जी, ये जो नियमों में बदलाव की बात मैं कर रहा हूं, सरकार ये कहती है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, सिस्टम बदलेगा और जो भर्तियों में देरी होती है, धांधली होती है, चीजें बदलेंगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, इसके साथ साथ सीईटी अनिवार्य कर दिया गया है
और ये भी कहा गया कि जो भी रजिस्टर करेंगे अभ्यर्थी इसके ऊपर उन्हें वन टाइम एक कोड मिलेगा और ये 3 साल के लिए वैध कर दिया गया है। कितना बदलाव इससे आएगा, कांग्रेस क्या सोचती है? तो सेठ जी, बदलाव तो जब आएगा एक्चुअली जिन बच्चों ने परीक्षाएं दे रखी थी, देखो धांधली जिसने की उसने धांधली की और बगैर सरकार की सेहत के धांधली नहीं हो सकती। परंतु जिन बच्चों ने परीक्षाएं दे रखी थी उन बच्चों की क्या गलती है? आज क्या वो बच्चे उम्र नहीं पार कर जाएंगे? सरकार के नॉर्म्स है, 40 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र, जो भी उम्र है, मतलब जो बच्चे पिछले लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों की क्या गलती है? अगर उनकी उम्र टप जाएगी तो क्या सरकार उनको कोई ग्रेस मार्क देगी? जिन बच्चों ने पहले आवेदन कर रखे थे और आज आपने भर्तियां कैंसिल कर दी, क्या सरकार उनको छूट देगी कि आपकी एज के अंदर ये छूट रहेगी? फिर दूसरी बात हो, इन बच्चों ने मेरे ख्याल मिनिमम से मिनिमम 4,000 रुपए प्रति माह एक तैयारी पे खर्चा आता होगा। कोई कहीं इंस्टीट्यूट में जाते होंगे, कहीं स्कूटर साइकिल से भी जाते होंगे। क्या वो खर्चा सरकार उन बच्चों को देगी जिनके उन्होंने पेपर कैंसिल किए हैं? और फिर जो जिनका भविष्य 4 साल 6 साल पीछे चला गया, क्या उसकी पूर्ति सरकार कर पाएगी? अपनी नालायकता की वजह से बार बार पेपर लीक हो जाना, बार बार पेपर रद्द करना और अपने नालायकता की वजह से आज युवाओं का भविष्य जिस प्रकार से सरकार दांव पे लगा रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में उनको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आगे की पॉलिसी बनाए, पीछे के लिए जो जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, उनकी अपॉइंटमेंट करे या जैसा भी प्रोसेस अपनाए उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। आज जो ये आंकड़े आए हैं, देश बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा और फिर महंगाई में भी देश में सबसे ज्यादा हरियाणा जो है अव्वल आया है। मतलब इस प्रकार से मतलब हरियाणा ने फर्स्ट प्राइज पाने के लिए इसी प्रकार के नेगेटिव सोची है। अभी एक और मैंने पढ़ा, हरियाणा में महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़े, गृह मंत्री अनिल विज ने भी माना, ये मतलब विधानसभा में माना है। देश में रोजाना करीब 11 लोग कर रहे हैं आत्महत्या। ये अखबारों की न्यूज है, क्यों कर रहे हैं? लगभग बेरोजगारी इसके पीछे है। अब एक और न्यूज है, प्रदेश में हर 5 घंटे में एक दुष्कर्म और 24 घंटे में हो रही है चोरी। ये चोरियां क्यों हो रही है? जो बच्चे बेरोजगार हो गए, आज स्कूल बंद है, दारू खुली है, मतलब क्या है, मतलब क्राइम की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं। जब घर के अंदर कोई समस्या आती है या जिन बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिलता, वो बच्चे क्राइम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे? एक बात आप देखिए, चले मैं आपके सवालों का जवाब भी लूंगा। एक मिनट मेरी बात पूछो। हाँ। आज रेल के अंदर भीड़ है, बसों में भीड़ है, बाजार बंद कर दिए, कुछ एक बाजार बंद है। और आप ये देखना, कॉलेज स्कूल जो बंद किए हैं, छोटे बच्चों के स्कूल बंद कर दो, उनको नॉलेज नहीं है। कॉलेज स्कूल जो है नॉलेज के हिसाब से बंद करो, उसमें कुछ नॉर्म्स लगा दो, डिस्टेंसिंग का करो। ठीक है, जो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएंगे, ये विषय जो है कोरोना को लेकर हो गया, मैं बात करूंगा इस पर भी, लेकिन जब इस विषय पर हम बात करेंगे तब करेंगे। मेरे साथ प्रवीण अत्रे भी जुड़ गए। अत्रे साहब, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। एक दर्शक मेरे साथ है, अत्रे साहब आपके पास। उससे पहले प्रभुराम चरखी दादरी से दर्शक है, उनसे सवाल ले लेते हो, क्या कहना चाहते हैं। प्रभुराम जी, स्वागत है आपका। प्रभुराम जी, टीवी सेट की आवाज कम कर दें आप। हाँ जी बोलिए सर। हाँ, मैं यूं कहना चाहता था, ये सवाल तो आपका भर्तियों का। हाँ जी, मैं यूं कहना चाहता हूँ, ये भर्तियों का सिलसिला हाँ जी प्रभुराम जी, टीवी की आवाज कम कर दें आप। मैं यूं कहना था जी कि ये जो सिलसिला चल रहा है, 12 भर्तियां तो रद्द होगी पिछले 8-10 साल में। बच्चों को बार बार आवेदन करना पड़ता है, कोचिंग लेनी पड़ती है। ऐसा सिस्टम मैंने तो कभी आज तक देखा नहीं। मेरी 80 साल उम्र हो गई, घनी सरकारें देखी, घने मुख्यमंत्री देखे, घनी व्यवस्थाएं देखी है, लेकिन ऐसी व्यवस्था घटिया मैंने तो कभी देखी नहीं। क्यों लाल किया जा रहा है बच्चों को? मतलब नौकरी देनी नहीं, लेना देना कुछ है नहीं, खाम खाम की बातें।
आप ठीक है। बताओ ये। चलो मैं पूछ लेता हूँ प्रभुराम जी, शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। अत्रे साहब, प्रभुराम जी एक बात कर रहे हैं, उसको भी आप जवाब देंगे मुझे लगता है। और दूसरा, ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान, सब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भर्तियों में देरी हो रही है, और इसी को लेकर प्रभुराम जी का भी सवाल था। लेकिन अब जो नई नियम बनाए गए, नई नीति बनाई गई, इससे कितना बदलाव आएगा? और जो पहले जो परीक्षार्थी अप्लाई कर चुके हैं उनको भी दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा, झंझट की झमेला क्यों हो रहा है? देखिए शमशेर जी, ऐसा है, जो आपने सवाल किया और जो बात प्रभुराम जी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से लगभग एक जैसी बात है। मैं पहले इसका जवाब देता हूँ, फिर मैं कांग्रेस के मित्र ने जो कहा था मैं उसके ऊपर आऊंगा, और उम्मीद करूंगा अगर मैं कांग्रेस के मित्र पे आऊंगा तो आप थोड़ा कंट्रोल करेंगे जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो। जी देखिए, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि हरियाणा के अंदर एक इस तरह की व्यवस्था बहुत लंबे समय से काम कर रही थी, जिस व्यवस्था का उद्देश्य युवाओं को योग्यता के अनुसार रोजगार देना नहीं था। उस व्यवस्था का उद्देश्य मात्र एक रहता था, भाई भतीजावाद, अपने लोगों को किस तरह से दाएं बाएं से नौकरियों में घुसाया जाए, और कहीं ना कहीं एक गैंग, जिन गैंग्स का काम ये रहता था कि परीक्षा पेपर किस तरह से लीक हो, परीक्षा में किस तरह से नकल हो, किस तरह से इस गैर कानूनी गतिविधियां जो है चलती रहे। वर्तमान सरकार जिस वक्त सत्ता में आई, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी सत्ता में आए, तो सबसे पहला काम उस व्यवस्था को बदलने का किया। उस जो व्यवस्था को बदलने का काम किया उसका प्रभाव भी पड़ा। और आपको याद होगा, जैसे प्रभुराम जी कह रहे थे कि साहब नौकरी देनी नहीं, तो उसकी गवाही तो आंकड़े देते हैं। कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, 10 साल में कुल मिला के हुड्डा साहब ने लगभग 56,000 नौकरियां सरकारी दी थी। वर्तमान सरकार लगभग 7 साल से सत्ता में है और 80,000 से ज्यादा नौकरियां दे चुकी है, 25,000 के करीब नौकरियां पाइपलाइन में है। तो जब तक इस सरकार के 10 साल पूरे होंगे तो हुड्डा साहब से आंकड़ा डबल होगा। ये तो पहला है कि नौकरियां दी हैं या नहीं दी हैं, ये उसका आंकड़ा है जी। अब दूसरी बात देखिए, मैं जो आपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जिक्र किया, जो सरकार एक व्यवस्था लेके आई, क्योंकि आपने देखा है कि किस तरह से हरियाणा में जो तंत्र काम करता था। उदाहरण के तौर पे नायब तहसीलदार का पेपर, उसके बारे में सोशल मीडिया पे ये प्रचार होना शुरू हुआ कि पेपर लीक हो गया, मामला कोर्ट में गया। माननीय हाई कोर्ट ने जब ये कहा कि ये वो पेपर नहीं है जो सोशल मीडिया पे पेपर आ रहा है, जो परीक्षा का पेपर था, तब जाके इन प्रोपेगेंडावादियों को अपनी आवाज बंद करनी पड़ी। फिर उसके बाद आपको याद होगा एक इशू हुआ फिर क्लैरिकल पेपर्स का, तब ये फिर दोबारा ड्रामा शुरू हुआ। हाँ, पुलिस कांस्टेबल का पेपर जब लीक हुआ तो सरकार, यही सरकार थी जिसने ये कार्रवाई की, जिसने पेपर लीक किया। प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी था, JNK का नागरिक था। लगभग 48 लोग उस मामले में गिरफ्तार करके कानून के सामने लाके खड़े कर दिए। अब सरकार को यह समझ में आया कि ये एक बड़ा विषय है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके अंदर विरोधी दलों के लोगों के चहेते भी शामिल हैं। मैं इस बात में कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि उन पे रोकथाम कैसे लगे। तब कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट जिसके हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, सरकार उसको लेके आई। अब उसका लाभ क्या होगा शमशेर जी? पहली तो यह है कि कैंडिडेट केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाएगा। जो फीस की बात हो रही है, एक बार रजिस्ट्रेशन करवाया, फीस जमा करवाई, और जो उस एंट्रेंस टेस्ट में वो मार्क्स लेगा, उसका स्कोर कार्ड उसको इशू हो जाएगा और वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब एक बार एग्जाम। हाँ, उसमें एक प्रावधान और है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर चाहता है कि मैं अपनी मेरिट को या अपने स्कोर कार्ड को और इंप्रूव करूं, तो वो जितनी बार चाहे एग्जाम दे सकता है, कि उस 3 साल के लिए वो वैलिड होगा। और उससे क्या होगा कि जिन मेरिट जो बनेगी, मेरिट के अनुसार ग्रुप डी और ग्रुप सी उनकी भर्तियां होंगी। पहला कि छात्रों को बार बार ना भरना पड़े, दूसरा ये जो गैंग सक्रिय हो जाते थे, जो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व रहते थे, उन गैंग्स के लिए बाकायदा इस सरकार ने एक कानून बनाया। इससे पहले शमशेर जी किसी सरकार के दिमाग में ये विचार क्यों नहीं आया, जबकि पहले की सरकारों की SC की भर्तियां हैं, उनके ऊपर वो मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन लिया। पहले की सरकारों के PTI कोर्ट ने निकाल दिए, पहले की सरकारों के आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर कोर्ट ने निकाल दिए। लगातार धांधली होती रही और यहां तक के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनको बाकायदा कोर्ट की तरफ से सजा भी। अत्रे साहब, मैं इसका जवाब लूंगा आनंद बयानी जी से। शमशेर जी एक मिनट बस, 2 लाइन। तो किसी सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया कि इस तरह का कानून बना दिया जाए कि जो लोग इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो? ये काम किसने किया? मनोहर सरकार। ठीक है, बाकायदा 10 साल की सजा। ठीक है, मैं अत्रे साहब आपके पास आऊंगा तो एक सवाल ये पूछूंगा कि अभी जो भर्तियां अटकी हुई हैं उनको कितना जल्दी सरकार अमल में लेकर आएगी, क्योंकि युवाओं का वक्त ना निकले, उम्र ना निकले, इसको लेकर भी सरकार को सोचना है। मेरे साथ 2 दर्शक जुड़ गए। पंकज कुरुक्षेत्र से एक दर्शक है। पंकज जी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर। जी पंकज जी, स्वागत है, बोलिए।
सर ये सीईटी का मजाक बना रखा है सर सरकार ने, पर कभी कुछ क्या सर, मेहनत करने वाले बच्चे हम तो परेशान हो गए सर, क्या करें बताओ। क्या करते हैं आप पंकज? सर मैं वैसे क्लास टीचर हूँ, स्कूल में टीचर हूँ सर, थोड़ा एग्जाम की तैयारी करते रहता हूँ। तो सर मेरा फर्स्ट सवाल तो ये था आपसे कि जैसे कल हमने कहीं पढ़ाया कि जिन्होंने सीईटी भर रखा है उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत तो नहीं, इसमें हमने भर रखा है पहले। ठीक है। सेकंड में सर कुछ फीस की बात आई थी कि सीईटी में फीस वापस हो जाएगी या कुछ कम हो जाएगी, वो उसका कुछ से पूछना सर क्या है। ठीक है, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये मैं जानना चाहूंगा। आप शुक्रिया पंकज बातचीत के लिए। एक दर्शक और है मेरे साथ, उनका भी सवाल ले लेता हूँ। मनोहर लाल सिंह कानपुर से एक दर्शक है। मनोहर लाल जी स्वागत है आपका। सर जी मनोहर सिंह जी बोलिए। सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। हेलो हेलो मनोहर सिंह जी सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हाँ सुन पा रहे हैं, हमारी बात सुन ले 2 मिनट। जी बोलो। दोगा सर, समय दोगा हमारे को? अच्छा आप अपनी बात को ठीक से रखेंगे तो आपको पूरा वक्त मिलेगा, बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये भर्तियों की बातें चलती है तो आज तक मेरे राजस्थान सरकार से मैं निवेदन करता हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है हमारे को न्याय मिलती है। अब जैसे मान लो आज तक जो मेरा राजस्थान सरकार से जो मेरे भारतीय इंडिया के अंदर 47 की माए जब देश की आजादी हुई थी, उस परिवार के अंदर जिसका भी परिवार का एक बेटा लगा हुआ है और बाप लगा था, बेटा लगा, पोता लगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम संतुष्ट हैं। और अन्यथा जिसकी भी जरूरत होनी चाहिए, जो कि किनारे से घर के माए जो ये पद खोला जाता है, लगा चपरासी से केंद्र सरकार तक और लगा विधायक से और मंत्री तक का और एमपी तक का और जो सांसद तक का, तो जो भी चुनाव पद, तो इसके थोड़ा बहुत प्रभाव जो ये आधार कार्ड, भामास कार्ड, पहचान पत्र, सभी कार्ड, राशन कार्ड 5 हफ्ता का प्रिंट देंगे, लेकिन उन बेटियों को कब न्याय मिलेगा जिन बेटियों का खराब भविष्य कराया गया है और वह भविष्य ऐसे लग गया है। अब ये जो के नाम से जिसका बेटा नौकरी में लग जाता है उसके लिए तो गैल के नाम से घर का भजेवा भी आ जाता है, धन भी आ जाता है, और उसकी के नाम बेटियों जो कमजोर होती है, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोई किसान का बेटा हो या जी मनोहर सिंह जी, मुझे जहां तक समझ आया वो दहेज को लेकर बात कर रहे थे, ये मुझे जहां तक बात समझ आई। आज मसला कुछ हो रहा है, लेकिन ये भी आपने मुद्दा उठाया, हमने आपको पूरा वक्त दिया आप जो बात करना चाह रहे थे। एक दर्शक और है बीर सिंह मेरे साथ। बीर सिंह जी स्वागत है आपका, जरा बताइए कहाँ से आप? मैं हिसार से हूँ जी बीर सिंह जी कहिए। मैं अभी आपकी डिबेट सुन रहा हूँ। पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज का जो करंट मुद्दा है आपने उठाया, और मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पीछे विधानसभा का जो सेशन हुआ था 4 दिन, एक यही मुद्दा रहा था अभी, और सीएम साहब बार बार यही कहते रहे कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, सभी को सलाखों के पीछे लेके जाएंगे। मैं उसके लिए भी सीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं एक बात आज भी जो ज्वलंत मुद्दा है वो मैं पूछना चाहता हूँ कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके क्या स्टेप उठाए गए, ये मैं पूछना चाहता हूँ जो प्रवक्ता श्री परिमणि अत्रे जी, के भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ताकि पकड़े जाओ फिर अंदर करे जाओ, फिर आगे एग्जाम लेते जाओ, फिर पकड़े जाओ, इसके ऊपर फुल स्टॉप लगना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बीर सिंह जी, बहुत अहम सवाल। अत्रे साहब आपके पास आ रहा हूँ, 2-3 सवाल आपके लिए, उससे छोटा सा कमेंट में बयानी साहब से लेना चाहूंगा। जो आपने कहा उनको लेकर आनंद बयानी क्या प्रतिक्रिया देंगे? बयानी साहब, बहुत सी भर्तियां जो आपके काल में हुई वो कोर्ट में जाकर रद्द हो जाती हैं और उनमें लगभग 10-15 हजार से ज्यादा जो लोग हैं वो आज जो है नौकरियों से वंचित हो गए, ये आप पर आरोप लगा है। अत्रे जी ये भूल गए कि अब तक सरकार ने जितने भी पेपर करवाए लगभग सारे लीक हुए, और अभी तक जो पिछले दिनों पेपर लीक हुआ और इनके अधिकारी पकड़े गए और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, सारे ठंडे बस्ते में डाल दी। और 7 साल सरकार दोबारा बने इनको हो गए, 7 साल के अंदर इन्होंने स्टेप नहीं उठाया। ये हमारे पे आरोप लगाने की बजाय पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखे कि आपने क्या किया है। ये तो वी उमा शंकर जैसे इंटेलिजेंट अधिकारी जो मुख्यमंत्री जी को मिल गए, उन्होंने ये सुझाव दिए, नए सुझाव दिए हैं कि इस प्रकार का आप व्यवस्था अपनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वाकई में वी उमा शंकर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है, उनको मैं मानता हूं। और एक बात मैं अत्रे जी आपसे पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन मेरा आपसे, मैंने खाली सवाल ये रखे थे कि जिन बच्चों की उम्र चली गई 40 साल से क्रॉस करके, सरकार का जो भी नॉर्म्स है नौकरी लगाने के, क्या उन बच्चों
को इन व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। मैंने क्लियर आपसे ये बात। जी बिल्कुल। दूसरी बात, जिन बच्चों ने पिछले लंबे समय से तैयारियां की है, क्या सरकार उनको कोई मुआवजा देगी? क्या नई व्यवस्था आप लागू करे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुराई नहीं है, परंतु जिस व्यवस्था को लागू कर रखा था, जिन कारणों से वो किसी कारणों से पेपर लीक हुए, मैं आज वो भी बात नहीं कर रहा हूं कि आज युवाओं के भविष्य की बात है, मैं कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा। हमें उन युवाओं के विषय में सोचना है जिन युवाओं का समय टप गया, क्या आगे टप जाएगा इस व्यवस्था की वजह से? सरकार उस विषय में क्या कदम उठाएगी, उनको कैसे एडजस्ट करेगी? ये अहम सवाल है। आनंद बियानी आगे जो है मुख्यमंत्री जी से बात रही, या आप उसका जवाब दें अगर आप। ये यही सवाल जो दर्शक मेरे साथ जुड़े वो भी यही बात कर रहे थे। अत्रे साहब, यही अहम बात है, देरी हो रही है और आगे ऐसा ना हो, आगे ऐसी प्रोसेस ना हो, आगे लोगों को ये विश्वास कैसे दिलाया जाए कि आगे ऐसी परीक्षाओं में देरी नहीं होगी, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी, पर्चे लीक नहीं होंगे, पेपर लीक नहीं होंगे, और इसके साथ साथ जो लोग अप्लाई कर चुके, उनकी उम्र निकल गई, उनके लिए क्या तैयारी है? ये सवाल आनंद बियानी जी की तरफ से भी है, और एक आम दर्शक के नाते मेरा भी सवाल आपसे कि उन लोगों के लिए क्या होगा जिनकी उम्र 42 साल से ज्यादा हो चुकी है इस देरी के चलते। शमशेर जी, देखिए, पहले तो जो सवाल दो आनंद बियानी जी ने उठाए हैं, पहले उनका जवाब देता हूं। उसके बाद जो हिसार से दर्शक थे, उन्होंने जो सवाल उठाए, उनके सवाल बहुत वाजिब हैं, वो बताता हूं। देखिए, आनंद जी ने एक बात कही पहले तो कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, मैं पहले भी सुन रहा था, आनंद जी एक बात का जिक्र कर रहे थे, 4,000 रुपया महीना तैयारी पे बच्चे खर्च कर रहे हैं, अब उसका क्या होगा? समझना देखिए पड़ेगा। पहले हो ये रहा था, कोई बच्चा अगर ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहा है या ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एग्जाम होते थे जिसकी बच्चे तैयारी करते थे। सब्जेक्ट जो है वही जनरल अवेयरनेस रहता था, रीजनिंग रहता था, मैथ, साइंस, हरियाणा जीके वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ, सरकार ने सीईटी का प्रावधान कर दिया। तो जो बच्चा मान लीजिए कैनाल पटवारी की तैयारी कर रहा था, वो बच्चा अब उसी तैयारी के साथ सीईटी में अपीयर हो सकता है, क्योंकि उसने जो पढ़ाई की है, जो उसने तैयारी की है, ऐसा तो नहीं है कि जब वो सीईटी का एग्जाम देगा उसकी तैयारी वेस्ट हो गई। सब्जेक्ट वही है। अब फर्क ये आ गया कि पहले कैनाल पटवारी के लिए अलग एग्जाम दे रहा था, नॉर्मल पटवारी के लिए अलग एग्जाम दे रहा था, क्लरिकल के लिए अलग एग्जाम दे रहा था, लेकिन सरकार ने ऐसा प्रावधान कर दिया कि पदों के लिए अलग अलग एग्जाम ना देना पड़े, सीईटी का एकमात्र एग्जाम दे। अभी बीच में एक दर्शक ने यह सवाल भी किया था फीस से संबंधित, मुझे याद आ गया तो उसका जवाब भी देता चलूं। देखिए, जो सीईटी में प्रावधान किया हुआ है उसमें एससी, बीसी और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए 250 रुपए की फीस है, और जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपए की फीस है। और अगर मान लीजिए किसी उम्मीदवार के पास परिवार पहचान पत्र नहीं है या आधार कार्ड नहीं है, उसको अपनी फीस डबल देनी होगी अगर उसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। प्रावधान ये है। अब यहाँ पे विषय ये आ जाता है कि बच्चे ने जो पैसा खर्च किया है, पढ़ाई पे किया पैसा कभी बर्बाद होता है शमशेर जी? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। लेकिन बार बार परीक्षा देनी पड़े तब प्रॉब्लम होती है। अगर बंदा 2-3 साल से तैयारी कर रहा है तब समस्या होती है। तो आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा सीईटी का, और वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल में एग्जाम चाहे कितनी बार मर्जी दे दे, अपनी मेरिट को जितना चाहे इंप्रूव कर ले, लेकिन वैलिड उसका जाएगा 3 साल तक रहेगा। उसको बार बार एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है अगर वो मेरिट में आता है। तो ये तो बच्चों के लिए सुविधा का काम है, बार बार उसको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ये तो बच्चों की सुविधा के लिए हुआ है। अब दूसरी बात, जो एक सवाल हिसार से पूछा गया था एक भाई साहब के द्वारा, कि जो ये लोग इस तरह के गैंग चलाते हैं या इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, सरकार ने, देखिए, उन्होंने विधानसभा का भी जिक्र किया। विधानसभा में जब चर्चा हुई थी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के विषय पे चर्चा थी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जब सरकार को यह जानकारी मिली कि एक अधिकारी कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई शमशेर जी किसने की? हरियाणा सरकार ने की। उसको गिरफ्तार किसने किया? हरियाणा सरकार ने किया। उसको गिरफ्तार करके उसके साथियों को गिरफ्तार किया, जांच करके उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया, ये सब हरियाणा सरकार ने किया। इसके साथ साथ जो उनका सवाल था कि ये आगे से ना हो, तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस सरकार ने तो बाकायदा कानून बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक के मामले में नकल करता हुआ इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व हो तो 10 साल तक की सजा है। थोड़ा छोटा सा कमेंट आपका, 10 सेकंड आपके पास। अत्रे साहब अपनी बात को कंप्लीट करें, फिर मुझे बियानी साहब से भी एक छोटा सा कमेंट लेना है। एक बियानी साहब ने कुछ चीजों का जिक्र किया, हालांकि मैं चाहता नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छी आपने चर्चा रखी है, दर्शकों के पास एक जानकारी पहुंचेगी, लेकिन जब मित्र कोई पॉलिटिकल बात करना शुरू करे तो मेरा कर्तव्य बन जाता है उसका जवाब देता चलूं। बियानी साहब ने यहाँ पे सीएमआई का जिक्र किया, बेरोजगारी का जिक्र किया। ये तो अब एक स्थापित सत्य हो चुका है कि सीएमआई एक कांग्रेस समर्थित लोगों की प्राइवेट कंपनी है।
और जो विधानसभा के पटल पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पढ़ते हुए ये बात बोलते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर की रिपोर्ट के ऊपर आप है कि आप कहते हैं कि जो लोग दूसरे राज्यों में पीठ थपथपाते हैं अपनी। देखिए मैं वही आपको बता रहा हूँ, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पहले मेरी बात पूरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं विधानसभा के अंदर। छोटा सा कमेंट, चलिए बिहारी जी छोटा सा कमेंट, ठीक है। इस रोजगार के मसले पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। एक छोटा सा कमेंट आनंद बियानी जी, ठीक है एक छोटा सा कमेंट आनंद बियानी जी, छोटा सा कमेंट आनंद बियानी जी। 6% लोग हैं, लेकिन एक झूठ का मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बच्चों की उम्र बढ़ जाएगी, चली जाएगी, उनके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है? ठीक है। दूसरी बात, जिन बच्चों ने खर्चा किया है क्या उनको को मुआवजा देंगे? जिन बच्चों की उम्र चली जाएगी क्या उनको वो शामिल करेंगे इस व्यवस्था में? एक बात मैं और शमशेर जी कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं मानता हूं जो व्यवस्था जो समय इस टाइम चल रहा है उस समय में देखो बच्चों के स्कूल बंद करना कोई बुराई नहीं है, बच्चों के स्कूल आप बंद करें, परंतु बड़े कॉलेज या बड़े इंस्टीट्यूट आप बंद ना करें। बच्चों की तैयारी में बहुत प्रावधान में फर्क पड़ेगा। आप अपने नोट बढ़ाएं, डिस्टेंसिंग का वहां बात करें, मास्क की बात करें, ये सारी व्यवस्था करके उन बच्चों के भविष्य से ना खेला जाए। चलिए बयानी साहब रुकूंगा मैं आपको इस पर चर्चा, बेरोजगारी के मसले पर, रोजगार के मसले पर, सिस्टम में बदलाव को लेकर तो हम कभी भी चर्चा कितनी भी कर सकते हैं, लंबी कर सकते हैं, लेकिन आज की चर्चा में कुछ चीजें निकल कर आए जिसको लेकर मैं कार्यक्रम को की तरफ लेके जाऊंगा। लेकिन आप दोनों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। इस खास चर्चा में सवाल आपका, में दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस सिस्टम में बदलाव, परीक्षा पद्धति में बदलाव को लेकर सीएम मनोहर लाल सरकार की तरफ से जो बदलाव किए गए हैं, जिन नीतियों में बदलाव किया गया, उससे चेंजेस कितने आएंगे ये आने वाले दिनों में हमें पता लगेगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें जरूर निकलकर सामने दर्शकों की तरफ से कि जिन बच्चों ने, जिन आवेदकों ने अपने फॉर्म भरे थे, ये बात आनंद बियानी जी भी कर रहे थे कि जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनकी उम्र निकल गई है, उनके लिए क्या सरकार कुछ ऐसे रियायत देगी, इसको लेकर के अभी सवाल है। दूसरा, जो बच्चे काफी समय से लगातार परीक्षा की तैयारियां करते रहते हैं लेकिन अचानक से उन्हें लगता है कि भर्ती जो होने वाली थी वो रद्द हो गई है, किसी भी कारण से, जो पेपर लीक हुआ हो या भर्ती प्रक्रिया में जो बदलाव किया है उस वजह से हुआ हो, इसको लेकर सरकार के पास क्या विकल्प है, इस बात को लेकर जो भी लोग इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि इसके लिए क्या हिदायतें आ सकती हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया कि जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो सरकार की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन जारी की जाती हैं। अब आने वाले दिनों में इन्हीं इंस्ट्रक्शन का इंतजार रहेगा कि इसमें क्या चेंजेस होंगे, जिनकी पर निकल गई उन्हें क्या फायदा मिलेगा और जो लोग लगातार लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या इसका फायदा मिलेगा, और जो अभी भर्ती प्रक्रिया में जो नियमों में जो बदलाव किया गया उससे कितने बदलाव आएंगे और आने वाले दिनों में भर्तियों में धांधली पर रोक लग जाएगी, इसकी कितनी उम्मीदें हैं, ये भी अहम सवाल बना रहेगा। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।